खास प्रोग्राम विश्लेषण और आपके साथ हूं मैं दीपा फिलहाल। ना शोर, ना शराबा, ना हंगामा, सिर्फ खबर और उसकी पूरी पड़ताल। ना पक्ष विपक्ष, सिर्फ आपसे जुड़े मुद्दे और उनके अंदर का हाल। इसी कोशिश का नाम है विश्लेषण। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्लेषण। और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात होगी भाजपा के मिशन 24 की, जिसने अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। क्योंकि भाजपा की नजर सपा के यादव वोट पर है, जिसमें सेंध लगाने के लिए भाजपा सुखराम सिंह यादव को हथियार बनाने की तैयारी में है। क्योंकि 25 जुलाई को हरमोहन यादव की पुण्यतिथि है और इस मौके पर पीएम मोदी के आने की चर्चा है, लेकिन जानकारी से 24 की तैयारी के रूप में देख रहे हैं। दरअसल भाजपा ने घोसी यादव वोट को साधने का प्लान बनाया है, जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश में 75% है। चौबीस के लिए भाजपा की हुंकार, यादव वोट में सेंधमारी का प्लान तैयार। अखिलेश की टेंशन हाई, 25 जुलाई को भाजपा करेगी चढ़ाई। यूपी में जीत का परचम लहराने के बाद भाजपा की नजर समाजवादी पार्टी के कोर वोटर यादव पर है। क्योंकि 24 की जंग जीतने के लिए भाजपा ने 80 सीट जीतने का लक्ष्य तैयार किया है और अब इस टारगेट को पूरा करने के लिए भाजपा समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत किले में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने बसपा के दलित वोट में सेंधमारी की, कांग्रेस के ब्राह्मण वोट को अपने पाले में मिलाया, ठीक उसी तरह अब भाजपा 24 की जंग से पहले सुखराम यादव के जरिए यूपी के यादवों को बड़ा संदेश देने की तैयारी में है। क्योंकि चर्चा है कि सुखराम परिवार का अखिलेश यादव से मोह भंग हो गया है और अब भाजपा इसी का फायदा उठाते हुए बड़ा सियासी संदेश देने की तैयारी में है। क्योंकि सुखराम यादव ने पीएम मोदी को 25 जुलाई को हरमोहन सिंह की पुण्यतिथि में आने का न्योता दिया, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार भी कर लिया। हालांकि संभावना ये भी है कि 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के चलते पीएम मोदी वर्चुअल संबोधन कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये बड़ा संदेश होगा। हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री से भेंट की थी आज से लगभग 2 माह पहले, और वहाँ पर हम लोग अनुरोध किया था कि हमारे पिताजी का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। हम चाहेंगे कि उनके निर्माण दिवस के दिन 25 तारीख को आप वहाँ आमंत्रित हम आपको करें और आप भी हमें चौधरी साहब के बारे में जानें। माननीय मोदी जी ने, मैंने जहाँ महसूस किया है, उस बात को बहुत अच्छे ढंग से स्वीकार किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में फतेह हासिल करने के लिए बीजेपी ने जो व्यूह रचना की है, उसमें अब समाजवादी पार्टी के यादव वोट बैंक में सेंधमारी की भी उसकी तैयारी है। 25 जुलाई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में स्वर्गीय हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो उसके जरिए बीजेपी पूरे प्रदेश में एक बड़ा मैसेज यादव समाज के बीच देगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हरमोहन सिंह के परिवार का कद कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए 6 दशक पीछे लौटना होगा। दरअसल मुलायम सिंह यादव ने जब 60 के दशक में पहला चुनाव लड़ा था, तो यादव महासभा के जरिए रामगोपाल यादव ने उनकी काफी मदद की थी। रामगोपाल हरमोहन सिंह यादव के भाई थे। इस चुनाव से दोनों परिवारों के रिश्ते मजबूत हो गए। लेकिन रामगोपाल के निधन के बाद हरमोहन सिंह ने यादव महासभा के संचालन का जिम्मा संभाला, तो अंतिम समय तक वो इसे बखूबी चलाते रहे। इधर मुलायम सिंह यादव अक्सर कानपुर के मेहरबान सिंह के पुरवा में हरमोहन सिंह से मिलने पहुंचते। 2012 में चौधरी हरमोहन सिंह के निधन के बाद भी रिश्ता चला। 2016 में सुखराम समाजवादी पार्टी से राज्यसभा पहुंचे, लेकिन भाजपा के बढ़ते असर के बीच निष्ठाएं बदलने लगी। बीते साल सुखराम के बेटे मोहित भाजपा में चले गए और अब सुखराम यादव के जाने की भी चर्चा जोरों पर है। दरअसल भाजपा यादव वोट बैंक में सेंध पूरी रणनीति के साथ लगाने जा रही, और इसे इस बात से समझ सकते हैं कि यूपी में 75% यादव घोसी और 25% कमरिया यादव हैं। हरमोहन सिंह का परिवार 75% वाले घोसी परिवार से आता है, जबकि मुलायम सिंह और अखिलेश यादव 25% वाले कमरिया यादव हैं। घोसी वर्ग के लोगों को टीस है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उन्हें हक नहीं मिला जो कमरिया यादवों को मिला। हाल ही में भाजपा नेता शिव प्रसाद यादव ने
घोसी यादव समाज की पंचायत कर अलग पार्टी बनाने का आह्वान किया था और घोसी यादवों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए निशाना भी साधा था। हमारे घोसी यादव समाज को सैफई वालों ने बहुत बद से बदतर कर दिया है, उनकी हालतें बहुत ख़राब कर दी हैं, हमको इंसाफ नहीं दिया है, हमारे उभरते हुए लोगों के मर्डर करवाए गए हैं, हमारे सभी नेता ख़त्म कर दिए गए हैं, हमारी राजनीति को बर्बाद कर दिया गया है और पूरे यादव समाज की राजनीति को केवल सैफई परिवार में इकट्ठा कर लिया गया है। लेकिन जानकारों की माने तो भाजपा का प्लान घोसी यादव वोट बैंक से कहीं आगे का है, क्योंकि हाल फिलहाल में कई यादव नेताओं ने भाजपा का दामन थामा, जैसे मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव, फिरोजाबाद में मुलायम के समधी हरिओम यादव। इसके साथ ही भाजपा ने कई यादव नेताओं को आगे भी बढ़ाया, जैसे आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव को हथियार बनाकर सपा का सबसे मजबूत किला जीत लिया, जबकि शिवपाल सिंह यादव से भाजपा की नजदीकी की चर्चा लगातार होती है। ऐसे में अगर भाजपा अपने प्लान में कामयाब हो गई तो सपा बहुत कमजोर हो जाएगी, क्योंकि यादव सपा के लिए उस ऑक्सीजन की तरह हैं जो थोड़े भी इधर उधर हुए तो 24 की राह मुश्किल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो 2024 के लिए भाजपा की क्या तैयारी है, इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने समझ लिया है। अब आपको बताते हैं कि यूपी की राजनीति में यादव वोट बैंक कितना अहम है और क्यों पार्टियों की नजर इस पर है। देखिए, कुल विधायक हैं 26 और सपा के 24 हैं, जबकि भाजपा के 2 हैं। विधान परिषद की बात करते हैं, कुल एमएलसी यहाँ पर 6 हैं और सपा के 3 हैं और 3 भाजपा के हैं। इसके बाद आगे बढ़िए, लोकसभा में यादव कितने हैं वो भी जानिए। देखिए, कुल सांसद है 3 और एक समाजवादी पार्टी, एक भाजपा और एक बसपा का यहाँ पर सांसद है। इसके बाद आगे बढ़िए और बात कीजिए, देखिए राज्यसभा में कुल यादव कितने हैं वो भी आप समझिए। कुल 3 सांसद हैं, एक सपा का है और 2 भाजपा का है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं और यूपी में यादव समाज ने किसे कितना फीसदी वोट दिया है अभी तक के जो चुनाव हुए। 2017 से शुरुआत कर लेते हैं। 2017 में 10% भाजपा को यादवों ने वोट किया और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 23% यादवों ने वोट किया और इसके साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव में 12% यादव वोट बैंक भाजपा के पाले में आया। और समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, देखिए 68% 2017 में यादवों ने वोट किया और 60% 2019 के लोकसभा चुनाव में यादव वोट बैंक ने समाजवादी पार्टी को चुना। और इसके बाद 63% 2022 के चुनाव में सपा को वोट मिला यादव वोट बैंक का। और इसके बाद बसपा की बात कर लीजिए, देखिए 2% वोट मिला 2017 विधानसभा के चुनाव में और 2019 में सपा बसपा एक साथ थे, आप जानते हैं। और उसके बाद देखिए 2022 में भी 2% वोट जिसका तस रहा बसपा का, बहुजन समाज पार्टी का। और कांग्रेस पार्टी की बात कर लीजिए, देखिए 2017 में 14% वोट किया समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस को यादव वोट बैंक जो आया है कांग्रेस के पाले में, और 5% हुआ 2019 के लोकसभा चुनाव में। और 2022 जो ताज़ा वोट हुआ है, अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसमें सिर्फ 1% वोट यादव का मिला है कांग्रेस पार्टी को। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये पूरा आपने समझ लिया है और इसीलिए ही यादव वोट बैंक पर हर पार्टी की नजर है। वो भाजपा की बात आप कर लीजिए, समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए क्योंकि उसका कोर वोट बैंक है, और बसपा कांग्रेस हर पार्टी की निगाह है यादव वोट बैंक पर। अब आगे बढ़ते हैं, बात अग्निवीर बनाम जातिवीर की, जिसको लेकर आज सियासी तीर जमकर चले, क्योंकि जिस अग्निपथ योजना को लेकर पहले दिन से विवाद हो रहा है उस पर आज जब बात जाति प्रमाण पत्र की आई तो सियासी हंगामा मच गया। आप नेता संजय सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए लंबा चौड़ा ट्वीट दाग दिया तो भाजपा भी पलटवार के मूड में आ गई और इन सब के बीच में पीएनबी का फैक्ट चेक भी आया। लेकिन जो विरोध शुरू हुआ वो आखिर थमा नहीं, क्योंकि सवाल सेना का है। अग्निवीर में नया एंगल, जाति वीर पर दंगल। सेना की भर्ती में जाति का सवाल, क्या फिर होगा बवाल? जाति के आधार पर देश को कैसे बांटा जाए और फिर आगजनी हो ताकि इनको राजनीतिक फायदा मिले। जब से सरकार ने अग्निपथ योजना की शुरुआत की है तब से इस योजना को लेकर विवाद गर्मा गया है। पहले युवा संगठनों ने सड़क पर प्रदर्शन किया और अब सेना की भर्ती के फॉर्म में जाति प्रमाण के कॉलम को लेकर देश की सियासत उबाल मारने लगी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। संजय सिंह ने लिखा कि मोदी सरकार का घटिया चेहरा
देश के सामने आ चुका है। क्या नरेंद्र मोदी पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को सेना में भर्ती होने के काबिल नहीं मानते? भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही। मोदी, आपको अग्निवीर बनाना है या जाति वीर? सेना में सेहत देखी जाती है, ताकत देखी जाती है, उसकी क्षमता देखी जाती है। क्या मंशा है? मंशा साफ है, जातिवादी मानसिकता है सरकार की। संजय सिंह के इस ट्वीट पर सियासत गर्म हो गई। भाजपा की तरफ से प्रवक्ता संबित पात्रा ने मोर्चा संभालते हुए न सिर्फ जाति के आधार पर भर्ती को गलत बताया, बल्कि संजय सिंह के बयान को भड़काऊ भी बताया। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और कुछ अन्य सांसदों ने एक ट्वीट करके आक्षेप लगाया है जाति के आधार पर देश को कैसे बांटा जाए और फिर आगजनी हो ताकि इनको राजनीतिक फायदा मिले, ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग चेष्टा कर रहे हैं। वहीं इन सब के बीच सेना की भी सफाई आई। सेना ने आरोपों का खंडन कर साफ कर दिया कि सेना में किसी भी भर्ती में पहले भी उम्मीदवारों से जाति प्रमाण पत्र और धर्म प्रमाण पत्र मांगा जाता था। मतलब ये कोई नया नहीं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज ट्वीट करके सेना पर सवाल उठाए। अगर बात करें तो सेना में इस वक्त अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है। इसी को ट्वीट करके संजय सिंह ने पूछा है प्रश्न कि क्या सेना में जाति के आधार पर लोगों को भर्ती किया जा रहा है। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा है क्योंकि अग्निपथ योजना के तहत तमाम सारे जो अग्निवीर इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उनसे उनका जाति प्रमाण पत्र भी मांगा जा रहा है। वहीं इसको लेकर पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने भी पड़ताल की, जिसमें जाति के आधार पर सेना में भर्ती को पूरी तरह से फर्जी करार दिया। पीआईबी का कहना है कि सेना भर्ती के लिए जाति प्रमाण पत्र दिखाने का प्रावधान पहले से है। इसमें अग्निपथ के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया। आपको बता दें कि 2013 में सेना ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें सेना ने बताया था कि वो जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर भर्ती नहीं करती। तो सवाल बड़ा है कि संजय सिंह ने ट्वीट क्यों किया, क्योंकि सवाल सिर्फ संजय सिंह का नहीं, सवाल बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का भी है। क्योंकि एक ट्वीट तेजस्वी ने भी किया, जिसमें तेजस्वी यादव ने लिखा, जात न पूछो साधु की, लेकिन जात पूछो फौजी की। संघ की बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना से दूर भागती है, लेकिन देश सेवा के लिए जान देने वाले अग्निवीर भाइयों से जाति पूछती है। ये जाति इसलिए पूछ रहे क्योंकि देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन आरएसएस बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों की छटनी करेगा। मतलब एकदम सीधा है, अग्निवीरों को लेकर सरकार और विपक्ष एक बार फिर आमने सामने है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से सेना ने जाति पर अपना स्टैंड साफ किया, क्या उससे ये विवाद खत्म होगा या फिर मॉनसून सत्र के दौरान ये और गहराएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात लुलु मॉल की, जिसमें साजिश वाली नमाज और नफरत वाली सियासत खत्म नहीं हो रही है। लेकिन इन सब के बीच चर्चा पुलिस के सर्च ऑपरेशन की है, जिसमें 600 वीडियोस और 300 मोबाइल नंबर के साथ साथ फिल्मी स्टाइल वाली दबिश है। क्योंकि पुलिस ने नमाज पढ़ने वाले 9 में से 4 आरोपियों को पकड़ लिया। पर सवाल सियासत का है, जो पहले दिन से गर्म है। लखनऊ में जब से लुलु मॉल खुला तब से विवादों में घिरा है। कभी नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ तो कभी हनुमान चालीसा की, जिसको लेकर सियासत भी खूब गर्म है। अखिलेश यादव ने इसे 24 की साजिश बताया तो सीएम योगी ने सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक काम करने वालों के खिलाफ एक्शन की बात कह दी। देखिए, सवाल नवाज का नहीं है। मुझे तो यहाँ तक किसी ने जानकारी दी है कि बीजेपी के लोगों ने ट्रेन किए हैं, कुछ ऐसे लोग ट्रेन कर करके, जिससे कि धर्म और जाति के आधार पर लोगों को लड़ाया जा सके। अगर किसी ने ट्रेनिंग दी होगी तो भारतीय जनता पार्टी ने। आखिरकार इतना बड़ा इनके पास अधिकारियों का और इंटेलिजेंस का इतने बड़े लोग हैं, आखिरकार क्या कर रहे थे? अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पे प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है। मैंने पहले ही कहा कि सड़कों पर या पूजा के लिए या किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने नमाज पढ़ने वाले 9 में से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को पुलिस पहले ही हिरासत में ले चुकी थी। लुलू मॉल के मैनेजर सिप्तेन हुसैन द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर जो मुकदमा पंजीकृत हुआ था 362/22, उस मुकदमे में अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ पंजीकृत हुआ था, जिन लोगों के द्वारा बिना किसी अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर लुलू मॉल के एक जगह पर नमाज अदा की गई थी। उनके 4 लोगों को सीसीटीवी फुटेज एवं सर्विलांस के तहत चिन्हित किया गया। उनको, जिनके नाम क्रमशः मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद आतिफ खान और मोहम्मद नोमान है, इनको डिटेन करके जुडिशियल कस्टडी हेतु उचित धाराओं में भेजा गया है। लेकिन नमाज पढ़ने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 600 से ज्यादा वीडियो फुटेज खंगाले, 300 मोबाइल नंबर फिल्टर किए, जिसमें 100 नंबर संदिग्ध मिले और 118वें नंबर से सुराग मिला और व्हाट्सएप की डीपी से आरोपियों की पहचान हुई, जिसके बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दबिश देने के लिए पुलिसकर्मी जालीदार टोपी और पठानी सूट पहनकर गए थे ताकि किसी को शक न हो। लुलू मॉल में नमाज पढ़ने वाले 8 युवकों में से 4 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 4 लोगों की तलाश की जा रही है। उस व्यक्ति की भी तलाश की जा रही है जिसने नमाज पढ़ते हुए युवकों का वीडियो बनाया था। और इसके साथ ही मॉल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आने वालों की संख्या चूंकि लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए मॉल की सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ ही पीएसी भी लगाई गई है और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनका नाम रेहान, लुकमान, नुमान और आतिफ है, जिसमें लुकमान और नुमान सगे भाई हैं। इन लोगों ने 12 जुलाई को मॉल में नमाज पढ़ी थी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अब लुलू मॉल को लेकर विवाद खत्म हो गया, क्योंकि ये विवाद उस वक्त और ज्यादा बढ़ गया जब अयोध्या से आचार्य परमहंस लुलू मॉल पहुंच गए, जिसके चलते काफी देर तक हंगामा होता रहा। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आचार्य परमहंस को हिरासत में ले लिया। अरे हम आए थे यहाँ शुद्धिकरण के लिए, लुलू मॉल में शुद्धिकरण के लिए। मैं अकेले आया हूँ। कैसे करेंगे लेकिन अरे मैं आऊंगा, मंत्र पढ़ूंगा, शुद्ध हो जाएगा। लुलू मॉल को लेकर अधिकारियों से लेकर सरकार तक हर कोई अलर्ट है। कहीं कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए लुलू मॉल में एक पुलिस चौकी बनाई गई है। निगरानी के लिए सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात हैं। आसमान से ड्रोन का पहरा है, लेकिन सवाल विवाद का है जो हर दिन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात तबादलों में गड़बड़ी की, जिसको लेकर सूबे की योगी सरकार फुल ऑन एक्शन मोड में है। आज कैबिनेट की बैठक में 55 प्रस्ताव पास किए गए। वहीं विभागों के तबादले में हुई गड़बड़ी को लेकर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए। मतलब एकदम सीधा है। जो 0 टॉलरेंस की शपथ सीएम योगी ने ली थी, उस पर उन्होंने अब सभी मंत्रियों को अल्टीमेटम दे दिया है। फुल एक्शन में सरकार, तबादलों की गड़बड़ी पर वार। पचपन प्रस्ताव पास, अगले 1 साल का रोड मैप खास। जब से सीएम योगी ने मुख्यमंत्री पद की दूसरी बार शपथ ली है, तब से वो फुल ऑन एक्शन में है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 56 प्रस्ताव पेश हुए, जिसमें से 55 पास हो गए। सर, ये आज जो बैठक हुई, पहले कैबिनेट हुई, फिर मंत्रिपरिषद, क्या आप 6 महीने का जो एजेंडा है, अब 6 महीने और 1 साल की बात करिए, 100 दिन का पूरा हो गया। मुख्यमंत्री ने सबको बधाई दी, अच्छा काम किया, और अब 6 महीने और 1 साल का एजेंडा। मंत्रिपरिषद के साथ हुई इस बैठक में सीएम योगी ने अगले 6 साल से 1 साल के कामकाज के एजेंडे पर जमकर चर्चा की। मतलब किसको क्या करना है, कैसे करना है, ये सब सीएम योगी ने मंत्रियों को बता दिया है। देखिए, मंत्रिमंडल की बैठक थी, और मंत्रिमंडल की बैठक में जो मंत्रिमंडल समूह जो अपने अपने मंडलों में गए थे, वो अपनी रिपोर्ट रख रहे थे मुख्यमंत्री जी के सामने, और करीब सभी मंत्रियों ने, कैबिनेट मिनिस्टर्स ने अपने अपने मंडलों की रिपोर्ट रखी है।
और उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को भी निर्देश किया है कि जो रिपोर्ट के आधार पर जहाँ जहाँ जो चीज़ें हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया जाए। उसमें ढेर सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई है, बहुत कैबिनेट की फाइलें रही, जिससे निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित रही, नगर निगम से संबंधित रही, पुलिस विभाग से संबंधित रही, और ऐसे में तो कुछ है, एक दो छोड़कर सभी फाइलें, सभी कैबिनेट का जो प्रस्ताव था पारित हो गया। जाहिर है सरकार ने 100 दिन का अपना जो एजेंडा तय किया था उसे पूरा करने का दावा हर दिन सरकार के मंत्री कर रहे हैं, लेकिन अब आगामी 6 महीने को लेकर जो योजना हर विभाग ने तैयार की है वह भी तय वक्त पर पूरी हो सके, इसके लिए आज बैठक में निर्देश दिए गए हैं। लेकिन तबादलों को लेकर जो गड़बड़ी सामने आई उस पर मुख्यमंत्री योगी सख्त नजर आए। उन्होंने सभी मंत्रियों को अपने विभाग में ट्रांसफर हो पोस्टिंग, इसमें पूरी पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए हैं। निश्चित मुख्यमंत्री जी इस बात से बहुत संतुष्ट हैं कि जो एजेंडा 100 दिन के रोड मैप के अंतर्गत रखा गया था मंत्री समूह को लेके, मंत्री समूह ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 100 दिन के रोड मैप पर 100% सफलता हासिल की है। इस पे मुख्यमंत्री जी ने संतोष जताया और आगे आगामी 6 माह और 1 साल की जो कार्य योजना पहले से प्रस्तावित है, जो प्रस्तुति के माध्यम से विभागवार दी गई, उस पर भी तत्परता से पूर्व की भांति कार्य हो, इसके लिए निर्देश दिया गया। इस कैबिनेट बैठक में कुल 56 प्रस्ताव लाए गए थे, जिसमें 55 ने आज कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शिक्षा नीति को लेकर आज बैठक की, खास तौर से उत्तर प्रदेश में कैसे शिक्षा की दिशा में और सुधार किया जाए, कैसे व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाए, कैसे जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उन तक किताबें पहुंचाई जाए, कैसे स्कूलों में जो छात्र हैं उन्हें तमाम सारी सुविधाएं मिल सके, इस पर भी बैठक की। दरअसल योगी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, इसीलिए जब पीडब्ल्यूडी विभाग में ट्रांसफर में भ्रष्टाचार सामने आया तो खुद मुख्यमंत्री ने इस पर जांच कमेटी बनाई और इस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी उसके आधार पर लगातार एक्शन भी हो रहा है। मतलब एकदम साफ है कि सीएम योगी ने एक्शन लेकर एक लकीर खींच दी है ताकि भविष्य में ऐसा ना हो। अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। अब बात सैलाब के आपातकाल की, क्योंकि उत्तराखंड में मानसून की बारिश ने तांडव मचाया हुआ है, जिसका एक भयानक दृश्य उस वक्त सामने आ गया जब चंपावत में एक स्कूल बस बह गई। गनीमत रही कि बस में बच्चे सवार नहीं थे, लेकिन इस वक्त पहाड़ पर हालात बेहद खराब हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, मतलब अगले 48 घंटे पहाड़ पर भारी है। चंपावत में बारिश ने आम लोगों की मुश्किल बढ़ा रखी है। बरसाती नाले उफान पर हैं, जिससे आम इंसान बेहाल है। ये तस्वीरें टनकपुर पूर्णागिरी धाम मार्ग पर बहने वाले बरसाती नाले की हैं। बारिश के बाद बरसाती नाले में पानी बढ़ गया है। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। श्रद्धालु हो या फिर स्थानीय लोग, सब जान हथेली पर रखकर आवाजाही कर रहे हैं। पूर्णागिरी धाम के पास बहने वाले बांटनागढ़ पहाड़ी नाले को तीर्थ यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। उधर चंपावत के टनकपुर रोड पर बारिश की बेहाली की एक और तस्वीर सामने आई है। एक बरसाती नाले में स्कूल बस बह गई। इस वीडियो को देखिए। एक स्कूल बस बरसाती नाले को पार करने की कोशिश करती है। ड्राइवर को लगा कि वो बड़ी आसानी से नाले को पार कर लेगा। ड्राइवर बस को लेकर आगे बढ़ता है, मगर पानी का बहाव इतना तेज है कि बस रुक जाती है और देखते ही देखते बस बहने लगती है और नाले में गिर जाती है। स्कूल बस पानी के तेज बहाव में बहने की एक सूचना है, जिसमें कि ये भी संज्ञान में आया है कि ड्राइवर के द्वारा भी उसमें कुछ लापरवाही की गई थी, क्योंकि खिरोड़ा का जलस्तर अभी इतना ज्यादा नहीं था कि उसमें कोई बस बह जाए। लेकिन सौभाग्य से उस बस में कोई स्कूल के बच्चे बैठे नहीं थे, उसमें केवल ड्राइवर और कंडक्टर थे।
दोनों ही सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं और साथ में बस को भी बाहर निकाला। जरा सोचिए, उत्तराखंड में मानसून की बारिश ने कैसे आम आदमी की मुश्किल में इजाफा कर दिया है। एबीपी गंगा के लिए चंपावत से अनुज शर्मा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।